जय हिंद बच्चों, आप लोग के मान पर मैं आप लोगों के लिए हिंदी व्याकरण का संक्षेप में वीडियो लेकर आया हूं और इसमें आपको जो भी बताया जाएगा वो डायरेक्ट आपको बोर्ड में रहेगा। इसीलिए जो मैं ग्रामर का वीडियो सीरीज चलाऊंगा उस सीरीज को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग क्या करते हैं कि वर्णमाला का संपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव कैसे पूछा जाता है, उससे कैसे ऑब्जेक्टिव बनेगा, ये सारे वर्णमाला चैप्टर का हम लोग क्या करते हैं ऑब्जेक्टिव को आज देखेंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको पूछा जा सकता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो आपको बोलना है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण। ठीक है, उसके बाद क्या है, देखते प्यारे बच्चों, ये जो है ना भाषा की सबसे छोटी इकाई, आपको या तो डायरेक्ट ऐसे पूछा जा सकता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं, तो वर्ण को भाषा की सबसे छोटी इकाई कहते हैं। या ये चीज आपको कब होती है, तो लिखित रूप में। किस रूप में होती है, लिखित रूप में। लिखित रूप में जब भी अगर आपको भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछेगा तो आपका कहने का सेंस, कहने का मतलब उसका लिखित रूप से होता है। अगर मान लीजिए अगर हमें ये पूछें कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो उसको हम ध्वनि कहेंगे, तो वहां पर हमें ये जोड़ना पड़ेगा। ये ध्वनि कब होगा, तो जब हम अगर किसी से पूछते हैं या हमें क्वेश्चन अगर आपसे पूछना है तो हम वहां पर ये जोड़ेंगे कि मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं, तो ध्वनि। अगर क्वेश्चन ये रहेगा आपका कि मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं, तो आपको क्या मानना है, ध्वनि मानना है। लेकिन यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई या लिखित रूप लिखा रहे या ना लिखा रहे, केवल आपको अगर लिखा रहे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं, तो आपको क्या मानना है, वर्ण मानना है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए मौखिक रूप से पूछेगा तो आपको क्या मानना है, ध्वनि मानना है। यानी मौखिक रूप क्वेश्चन में लगा रहेगा तब आपको ध्वनि मानना है। लेकिन अगर केवल आपका भाषा की सबसे छोटी इकाई लगा रहे ऑप्शन में ये दोनों रहे, तो कंफ्यूजन नहीं करना है आप लोग को, आपको कंफ्यूज नहीं होना। आप लोग को क्या मानना है, वर्ण मानना है। ठीक है, अब वर्णमाला किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा भी गया। वर्णमाला यानी वर्णों का क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित समूह। यानी जब वर्णों को एक क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित ढंग से लिख देते हैं तो वो समूह क्या कहलाता है, वर्णमाला। प्यारे बच्चों, वर्तमान समय में जो कुल वर्णों की संख्या कितनी है, 52। अगर एग्जाम में अगर आपको पूछेगा कि वर्णों की संख्या कितनी है, या तो उसमें कुल लगा रहेगा या नहीं लगा रहेगा, तो वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है। अगर मान लीजिए मूल रूप से पूछेगा तो मूल रूप से आपको कितना बताना है, 44। तो मूल रूप से अगर पूछना चाहेगा तो आपको वहां मूल यानी क्वेश्चन में लिखा रहेगा। लेकिन अगर उसको 52 पूछना है तो या तो कुल लगा के प्रश्न रहेगा या केवल रहेगा वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आपको 52। अगर मान लीजिए कि मुझे अगर 44 पूछना है, या मान लीजिए कि यानी आगामी परीक्षा जो आपका बोर्ड होने वाला है, अगर उसमें मान लीजिए कि उसको 44 पूछना चाहता है, बच्चे से जानना चाहता है कि वर्णों की संख्या 44 जानना चाहता है, तो वो क्वेश्चन में क्या लगाएगा, मूल रूप से। अगर क्वेश्चन में मूल रूप से लगा रहेगा, मूल रूप से वर्णों की संख्या कितनी, तो 44 है। अगर क्वेश्चन में कुल लगा रहे या ना लगा रहे, कुल वर्णों की संख्या 52 या वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आपको क्या मानना है, 52 मानना है। चलिए बच्चों, अब हम लोग वर्णमाला का वर्गीकरण देखते हैं, यानी वर्ण का भेद देखते हैं। अगर एग्जाम में आपसे पूछेगा वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो आपको बोलना है वर्ण के 2 भेद होते हैं। पहला भेद का नाम है स्वर्ण वर्ण और दूसरा भेद का नाम आपका व्यंजन वर्ण। अब हम लोग जानते हैं मूल रूप से वर्णों की संख्या कितनी है, 44। तो वर्णों की संख्या मूल रूप से 44 है। इन 44 को 11 स्वर्ण वर्ण कहा गया और 33 को क्या बोला गया, व्यंजन वर्ण बोला गया। ये 11 स्वर्ण वर्ण कौन सा है, ये 11 स्वर्ण वर्ण है ओ, आ, ई, उ, री, ए, ओ। ये आपका 11 स्वर्ण वर्ण है। प्यारे बच्चों, ये आपको 11 स्वर्ण वर्ण का नाम याद रखना है। क्यों, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन स्वर्ण वर्ण है या इनमें से कौन स्वर्ण वर्ण नहीं है। अगर आपको
क्या दिया रहेगा, 4 ABCD दिया रहेगा, तो अगर मान लीजिए इसमें से 3 स्वर दे दिया रहेगा या बी में आपको इनमें से सभी दिया रहेगा, तो आपको इनमें से सभी मारना है। ये तभी हम मार सकते हैं जब आपको 11 स्वर पता रहेगा कि इनमें से कौन 11 स्वर है। तो यानी हम लोग ऐसे समझिए ना, शुरुआत का जो आप लोग सीखते हैं अंडो और और को छोड़ दीजिए, ऐसे याद रखिए, अंडो और का छोड़ दीजिए, और हम लोग यानी वर्णमाला पढ़ते हैं तो कहां से शुरू करते हैं, ओआ से शुरू करते हैं। तो ओआ के से शुरू करके लास्ट का अंडो और ओ छोड़कर जो भी वर्ण होगा वो आपका क्या हो जाएगा, स्वर हो जाएगा। उसी प्रकार व्यंजन वर्ण क्या है, तो व्यंजन वर्ण की संख्या 33 है, और ये 33 कौन कौन सा है, आपको याद रखना है, को से लेकर कहां तक, को से लेकर हो तक, को से लेकर हो तक आपका ये क्या है, व्यंजन वर्ण है। डायरेक्ट ऐसे याद रखना है कि व्यंजन वर्ण यानी को से लेकर हो तक आपका क्या कहता है, व्यंजन वर्ण कहलाता है। स्वर वर्ण किसको कहते हैं प्यारे बच्चों, पहले ये जान लीजिए। स्वर वर्ण यानी जिस वर्ण का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, यानी इसके उच्चारण करने में अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, ऐसे वर्ण को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। ये आपको इसे नोट कर लीजिए, हम बोल रहे हैं क्योंकि आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। यानी एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसके आधार पर मैं अभी आपको बता रहा हूँ। डिफिनेशन की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी अगर डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो आप लोग डिफिनेशन लिख सकते हैं। डिफिनेशन इसका क्या बनेगा, जिस वर्ण का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं, और जिस वर्ण का उच्चारण स्वर की सहायता से की जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों, 11, और व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। और ये कहां से, को से लेकर हो तक आपका क्या हो गया, व्यंजन वर्ण हो गया। अब प्यारे बच्चों इस स्वर्ण वर्णों को 2 भागों में बांटा गया, यानी इसका भी कितने वेद होते हैं, 2 वेद होते हैं, हरस स्वर और दीर्घ स्वर। हरस स्वर की संख्या प्यारे बच्चों कितनी होती है, 4, और दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, 7। 7 4 कितना हो गया, 11 पूरी गया आपका। अब ये हरस स्वर में भी आपको याद रखना है कि कौन आपका हरस स्वर हो गया और कौन आपका दीर्घ स्वर हो गया। तो प्यारे बच्चों हरस स्वर में ओ ई उ री, और दीर्घ स्वर में आ ई उ ए ऐ ओ औ, ये आपका क्या हो गया, दीर्घ स्वर हो गया। प्यारे बच्चों ये हरस स्वर को और दीर्घ स्वर को अन्य नाम से हम लोग भी क्या करते जानते, वो नाम क्या है वो भी आप याद रखिएगा। प्रायो आपको इतनी डीपली नहीं पूछेगा आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि 10th और 12th के बच्चे के लिए एंड इतने डीपली नहीं पूछा जाता है। जब आप कंपटीशन का तैयारी कीजिएगा, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी कीजिएगा, तब आपको ये नाम ना देकर ये नाम आपको दे देगा, और वहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं तो हरस स्वर पढ़ा हूँ, मूल स्वर और लघु स्वर का नाम ही नहीं सुना हूँ, तो बच्चे वहां पे गलती करके चले आ जाते हैं। तो आपको है ना हरस स्वर और दीर्घ स्वर को किन नाम से जानते हैं वो भी नाम आपको याद रख लेना है। हरस स्वर को ही प्यारे बच्चों मूल स्वर ही कहते हैं, और लघु स्वर कहते हैं, और एक मातृ स्वर कहते हैं। क्यों कहते हैं एक मातृ स्वर, क्योंकि प्यारे बच्चों इसके उच्चारण में लगभग 1 सेकेंड का समय लगता है, यानी बहुत ही कम समय लगता है, यानी 1 सेकेंड यानी बहुत कम समय लगने के कारण इसका नाम एक मातृ स्वर है। और प्यारे बच्चों दीर्घ स्वर को संधि स्वर कहते हैं। क्यों कहते हैं प्यारे बच्चों दीर्घ स्वर को संधि स्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है ये मूल रूप से यानी हरस स्वर से मिलकर बना हुआ, इसीलिए यानी 2 स्वरों के मेल से ये बनता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, संधि स्वर। क्योंकि संधि का अर्थ होता है मेल, जोड़, योग, तो ये 2 स्वरों के योग से मिलकर बना है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, यानी संधि स्वर। और ये इसको गुरु स्वर बोलते हैं। गुरु स्वर क्यों कहते हैं, दीर्घ मतलब ही क्या होता है, बड़ा, और गुरु का अर्थ भी क्या होता है, बड़ा, तो यानी इसे हम लोग क्या कहते हैं, गुरु स्वर भी कहते हैं, और इसे द्विमात्री स्वर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं प्यारे बच्चों द्विमात्री स्वर, क्योंकि इसके उच्चारण में हरस स्वर के 2 गुने समय लगता है। हरस स्वर के 2 गुने समय लगने के कारण यानी लगभग 2 सेकेंड का समय लगने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया, द्विमात्रिक स्वर। तो एग्जाम में आपसे पूछा भी जा सकता है द्विमात्रिक स्वर की संख्या कितनी होती है, 7, या इनमें से कौन द्विमात्रिक स्वर है, किन्हें संधि स्वर कहते हैं, किन्हें मूल स्वर कहते हैं, या मूल। आपको एग्जाम में ये ना पूछेगा हरस स्वर की संख्या कितनी होती है, 4, आप तो बता सकते हैं आराम से कि हरस और दीर्घ स्वर आप लोग शुरू से सुनते आ रहे हैं,
पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन अगर एग्जामिनर यानी आपके परीक्षा में ये ह्रस्व स्वर ना देकर, दीर्घ स्वर ना देकर अगर ये दे देगा लघु स्वर की संख्या कितनी होती है, आप लघु स्वर किसे कहते हैं आप ये नहीं जानते, तो वहां पर आप क्या कर दीजिएगा, गलती कर दीजिएगा। तो यानी लघु स्वर ह्रस्व स्वर को ही लघु स्वर कहते हैं, मूल स्वर को ही ह्रस्व स्वर कहते हैं, और एक मात्रिक स्वर ये तो जानते ही होंगे। चलिए प्यारे बच्चों, हमने स्वर के बारे में पूरे जान लिए। अब हम लोग व्यंजन वर्ग की ओर चलते हैं। प्यारे बच्चों, व्यंजन वर्ग को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया, यानी आपके एग्जाम में पूछ सकता है व्यंजन वर्ग के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तो आपको बताना है व्यंजन वर्ग के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। पहला भेद है आपका अस्पष्ट व्यंजन। अस्पष्ट व्यंजन इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये इसका जो उच्चारण होता है, हमारे जितने भी उच्चारण स्थान है मुख्यतः 5 उच्चारण स्थान है, यानी कंठ है ना, दूसरा क्या है तालु, तीसरा क्या है मुर्दा, चौथा क्या है दंत, और पांचवा क्या है ओष्ठ। ये पांचों जो है ना आपका उच्चारण स्थान है। तो इन यानी अस्पष्ट व्यंजन के अंतर्गत जो उस व्यंजन को रखा गया जो इन पांचों उच्चारणों को स्पष्ट करते हुए क्या करती है, निकलती है। जब हम लोग उच्चारण करेंगे तो वर्ण क्या होगा कि उच्चारण स्थान से स्पष्ट करते हुए निकलने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया, अस्पष्ट व्यंजन। अस्पष्ट मतलब क्या होता है, छूना, यानी जिन वो वर्ण जो उच्चारण स्थान को क्या करते हैं, छूते हुए क्या करती है, निकलती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अस्पष्ट व्यंजन। और इसकी संख्या कितनी होती है, 25। इसकी संख्या कितने बच्चे होती है, 25। और ये कौन कहां से कहां तक, आपको डायरेक्ट याद रखना है, को से मो तक, को से मो तक ये आपका क्या होता है, अस्पष्ट व्यंजन होता है। और प्यारे बच्चों, इसका नाम वर्गीय व्यंजन को पड़ा, और इसे अस्पष्ट व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसे 5 वर्गों में विभक्त किया गया। आपसे पूछ सकता है कि यानी किस व्यंजन को वर्गों में विभाजित किया गया है, तो अस्पष्ट व्यंजन को, और कितने वर्गों में विभाजित किया गया, तो 5 वर्गों में। 5 वर्ग कौन कौन है प्यारे बच्चों, कोवर्ग, चौवर्ग, तोवर्ग, तोवर्ग और कोवर्ग। कोवर्ग का मतलब प्यारे बच्चों क, ख, ग, घ और अंगो, यानी उसी प्रकार चौवर्ग का चो, छो, जो, झो, ञ। यानी आप का देख रहे हैं कि प्रत्येक वर्ग कितने वर्ग हुए, 1 2 3 4 5, यानी 5 वर्ग हुआ, और प्रत्येक वर्ग में आपको 5 वर्ण मिलेंगे, और ये 25, यानी कुल संख्या कितना हो गई, यानी 25 होगी। उसी प्रकार प्यारे बच्चों व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण उस वर्ण को कहते हैं यानी जिसका उच्चारण प्यारे बच्चों यानी स्वर और व्यंजन के बीच से होता है। जिस वर्ण का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच से होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। तो इसको कैसे, इसकी संख्या कितनी होती है, 4, और अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कैसे याद रखेंगे प्यारे बच्चों, इसका याद रखने का तरीका यह है कि एरो लव का शुरू का 4 अक्षर आपका क्या होता है, अंतःस्थ व्यंजन। एरो लवर का शुरू का 4 अक्षर आपका क्या हुआ, अंतःस्थ व्यंजन। और उसके बाद प्यारे बच्चों उसमें व्यंजन किसको कहते हैं, उस व्यंजन के देखो, उस मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, उष्मा। उस मतलब क्या होता है, उष्मा। और हम लोग उष्मा का मतलब क्या होता है, यानी ऐसे वर्ण जिसके उच्चारण में क्या होती है कि उष्मा यानी गर्माहट पैदा होता है, गर्माहट पैदा होता है। और ये गर्माहट कैसे पैदा होगा, घर्षण के फलस्वरूप होती है। किसके फलस्वरूप होती है, घर्षण के फलस्वरूप। इसीलिए इसको स्वघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। उस व्यंजन को प्यारे बच्चों स्वघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि उष्मा तभी उत्पन्न होती है जब घर्षण होती है। इसको स्वघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं प्यारे बच्चों, ये भी याद आपको रखना है। यानी उस व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। और ये कौन सा आपका है, तो तालव स्व, मूर्धन स्व, दंत स्व और हो। प्यारे बच्चों ये चारों, इसको कैसे याद रखेंगे, तो तीनों स्व और हो आपका क्या होता, उसमें व्यंजन होता है। और उस व्यंजन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, संघर्षी व्यंजन या स्वघर्षी व्यंजन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण घर्षण के फलस्वरूप होता है। और कोई भी चीज में जब हम लोग घर्षण करते हैं, घसते हैं, तो क्या होती है, उष्मा उत्पन्न होती है। इसीलिए इसका नाम उष्मीय व्यंजन पड़ा। तो यानी प्यारे बच्चों हम लोग अभी देखे वर्णमाला के 2 भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर्ण की संख्या कितनी होती है, 11, और व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 33। दोनों मिलकर कितना हो गया, 44। तो मूल रूप से वर्णों की संख्या आपसे पूछी जाए कितना हो गया, 44। अब ये 11 स्वर कौन है, ये आपको याद रख लेना है। उसी प्रकार व्यंजन वर्ण कहां से, को से लेकर हो तक। ऐसे बच्चों अगर आपको ये 11 याद भी ले लेगा तरीका, ये आप आराम से याद रख सकते हैं। व्यंजन वर्ण कहां से, को से हो तक। तो को से हो तक का व्यंजन हो गया, और जो बच गया वो क्या हो जाएगा आपका
स्वर हो गया। ये भी याद रखने की तरीका नहीं याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब इन स्वरों को कितने वर्गों में बांटा गया? 2 वर्गों में बांटा गया, एक ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर की संख्या 4, दीर्घ स्वर की संख्या कितनी? 7। अब ये ह्रस्व स्वर कौन है? ये आपके चारों ह्रस्व स्वर याद रखना, ये 7 ह्रस्व स्वर आपको याद रखना। ह्रस्व स्वर के किन नामों से जानते हैं? तो मूल स्वर, लघु स्वर और एक मात्रिक स्वर। दीर्घ स्वर को किन नामों से जानते हैं? संधि स्वर, गुरु स्वर और द्विमात्रिक स्वर। ठीक उसी प्रकार प्यारे बच्चों, व्यंजन वर्ण को हमने मुख्यतः 3 भागों में बांटा, यानी व्यंजन वर्ण के मुख्यतः कितने वेद होते हैं? 3 वेद होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्यंजन वर्ण के कितने वेद होते हैं, तो आपको कितना मानना है? 3 मानना। पहला है आपका स्पष्ट व्यंजन, इसकी उच्चारण, इसकी संख्या कितनी होती है? 25। इसे वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। और ये 25 कौन कौन सा है प्यारे बच्चों? क से म तक। आप ऐसे भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, क से म तक के वर्ण को क्या कहते हैं? तो स्पष्ट व्यंजन कहते हैं। ऐसे भी एग्जाम में पूछ सकता है, क से ह तक के वर्ण को क्या कहते हैं? तो व्यंजन वर्ण कहते हैं। ये इतना डीपली नहीं पूछेगा, ठीक है। आपको केवल याद रखना है इसकी संख्या कितनी होती है और ये कौन कौन वर्ण होते हैं। उसके बाद दूसरा भेद बताया अंतस्थ व्यंजन, इसकी संख्या कितनी है प्यारे बच्चों? इसकी संख्या कितनी है? 4 है। और कैसे याद रखना है इसको? हम बोले थे कि एरोलोवर सूरी का 4 अक्षर। उसके बाद उष्म व्यंजन, इसकी संख्या भी कितनी होती है प्यारे बच्चों? 4 होती है। तो इसको कैसे याद रखना है प्यारे बच्चों? 300 और हो, ये आपका क्या हो गया? उष्म व्यंजन। या ऐसे बोल सकते हैं एरोलोवर के अंतिम का 4 वर्ण आपका क्या होता है? उष्ण व्यंजन होता है। इसे सौधर्षी व्यंजन भी कहते हैं या संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। और अस्वर व्यंजन को 5 वर्गों में बांटा गया है। और प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? 5 वर्ण होते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग कुछ अन्य महत्वपूर्ण वर्णों को देखते हैं। पहले बच्चों, अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा संयुक्त अक्षर या संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती, तो आपको कितना मारना है? 4। ये 4 संयुक्त व्यंजन कौन कौन सा होता है, ये आपको याद रखना है। अक्षो, त्रो, ज्यो और सरो। तो ये अक्षो, त्रो, ज्यो और सरो जो होती है, ये 3 व्यंजन वर्णों से मिलकर बनी हुई है। ये आपको याद रखने का मैंने एक ट्रिक बनाया हूं और ये ही प्रोसेस से आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है कि अक्षो किन वर्णों से मिलकर बनी हुई है। या ऐसे पूछेगा कोआलन प्लस मूर्धन्य से कौन सा वर्ण बना हुआ है, तो अक्षो। ये कैसे याद रखना है? तो प्यारे बच्चों, आप लोग तो जानते होंगे इन 4 वर्णों का अंग्रेजी तो आप लोग जानते होंगे। अक्षो का इंग्लिश होता है KSH। अब इसको तोड़िएगा तो K प्लस SH। के सो हम लोग जानते हैं को होता है, और SH से क्या होता है? मूर्धन्य सो होता है। अच्छा प्यारे बच्चों, आपके मन में ये सवाल उठेगा कि सर SH से तो तालव सो भी होता है और SH से तो मूर्धन्य सो भी होता है। तो यहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर यहाँ पे होगा तो हम तालब से भी मार सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप जो अक्षों को देखिएगा, इसका जो बनावट है, इस बनावट में देखिएगा ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट आपको लग रहा है ना, ये वाला पार्ट क्या दिख रहा है? मूर्धन सो की ओर दिख रहा है। आप समझ जाइए कि इसकी बनावट से यहाँ पे क्या हो जाएगा? मूर्धन सो। और क्योंकि स्वरों में आप देखिएगा, स्वरों का जो बना हुआ है, स्वरों का इंग्लिश होता है SHR। इसको तोड़िएगा तो SH प्लस R, और SS से क्या होता है? तालब। तो ये तालब स्वर क्यों लिया गया? क्योंकि इसकी बनावट लिखिएगा तो प्यारे बच्चों, तालब स्वर ऐसे लिखते हैं ना, तो ये इसकी बनावट से आपको पता चल जाएगा ये क्या, इसमें किसमें हो गया तालब स्वर, किसमें क्या होगा? मूर्धन स्वर। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अक्षर का जो बना हुआ है वो टू हलन प्लस मूर्धन स्वर से बना हुआ है। इसको और हो सकता है कि आपको तोड़ के पूछा जा सकता है, वर्ण विच्छेद करके मूर्धन स्वर में से स्वर को क्या करेगा? हटा सकता है, स्वर रहित कर सकता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर कोहलन प्लस मूर्धन सो और हो, क्योंकि आप जानते हैं व्यंजन होता है। देखिए, लेखन के दृष्टि से हम व्यंजन से स्वर हटा सकते हैं, लेकिन जब भी हम व्यंजन वर्ण की उच्चारण करेंगे तो बिना स्वर की सहायता से व्यंजन वर्ण की उच्चारण नहीं की जा सकती है। तो प्यारे बच्चों, त्रो का इंग्लिश आपको जानते हैं TR होता है। जब TR को तोड़िएगा तो T प्लस R। T से क्या होता है? तो होता है, और R से क्या होता है? रो होता है। तो इसको भी तोड़ सकता है और टूटेगा। इसको वर्ण विच्छेद कर दिए तो हलन प्लस रो हलन प्लस ओ। अब सवाल उठता है कि मन बच्चे सर की टी से टो भी होता है, हम तो का में आप तो क्या इसको आप ट्रो तो नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते? त्रो पढ़ते हैं। तो त्रो में तो का उच्चारण आता है, तो का उच्चारण नहीं आता, इसीलिए आप यहाँ पर क्या लिखना?
तो लिखना है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों इसको हम लोग जो प्राय बोलचाल में हम लोग इसको जो पढ़ देते हैं, लेकिन इसका सही उच्चारण जो होता है, तो जो होता है प्यारे बच्चों, इसके ये जिन वर्णों से मिलकर बना हुआ उस वर्णों को देखेंगे तो ये जो हलंत प्लस यो से मिलकर बना हुआ, इसीलिए इसका उच्चारण क्या हो जाता है, जो। लेकिन हम लोग जो पढ़ते आ रहे हैं और जो पढ़ते हैं, लेकिन ये अशुद्ध उच्चारण है, लेकिन कोई बात नहीं है, अभी हमको तो उच्चारण पे नहीं जाना है, हमें ये देखना है, सिर्फ ये जानना है कि जो है वो किन वर्णों से मिलकर बना हुआ। तो प्यारे बच्चों जो का इंग्लिश आप लोग जानते हैं जे वाई एन होता है, इसको तोड़िएगा तो जे प्लस वाई एन होता है। जे का हिंदी होता है जो, और वाई एन का हिंदी होता है जो, यानी जो प्लस यो से मिलकर बना हुआ आपका क्या, जो। इसको और वर्ण विच्छेद कर सकते हैं, यो में से और निकाल सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार आपका स्रो का इंग्लिश होता है SHR, इसको तोड़िएगा SH प्लस आर, SH से तारव सो और आर से क्या होता रो, दोनों मिलकर, यानी स्रो जो बना हुआ किससे, यानी सो हलंत प्लस रो से मिलकर हुआ। इसको और भी वर्ण विच्छेद कर सकते हैं, रो से स्वर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी आप लोग जाने कि संयुक्त अक्षर यानी संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4, और वो कौन कौन सा है, तो अक्षो, त्रो, ज्यो और स्रो, और ये किन किन वर्णों से मिलकर बना हुआ है, ये भी आप देखें एक ट्रिक के साथ। अब प्यारे बच्चों आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है द्विगु वर्ण, जिसे हम लोग तारण जात वर्ण भी कहते हैं, उत्क्षिप्त वर्ण भी कहते हैं। तारण जात उत्क्षिप्त वर्ण क्यों कहते हैं, अभी ये आपको जानना जरूरी नहीं है, सिर्फ आप याद रखिएगा कि तारण जात वर्ण द्विगु वर्ण ही को कहते हैं, उत्क्षिप्त वर्ण को ही क्या बोलते हैं, द्विगु वर्ण कहते हैं। यानी द्विगु वर्ण को तारण जात उत्क्षिप्त वर्ण भी कहते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चे, 2, और ये कौन कौन है, रो यानी बड़ी रो जिसको हम लोग पहचान के लिए पढ़ते हैं, और अरो यानी अरो, ये आपका पढ़ना, बढ़ना, बढ़ना, चढ़ना, ये सब में आपका अरो हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार प्यारे बच्चों अयोध्वा वर्णों की संख्या आपसे पूछेगा तो कितनी होती है, 2। अयोध्वा वर्णों की संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों, वो 2, और ये 2 कौन है आपका, अनुस्वार और अ, अनुस्वार और अ, यानी ये अविसर्ग जिसको हम लोग पढ़ते हैं, तो अनुस्वार और अविसर्ग ये आपका अयोध्वा वर्ण होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार प्यारे बच्चों आपसे पूछेगा अनुनासिक वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो प्यारे बच्चों आपको अनुनासिक वर्ण की संख्या कितनी होती, 5 होगी। अनुनासिक वर्ण की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। और प्रत्येक वर्ग का पंचवां अक्षर, प्रत्येक वर्ग का जो भी पंचवां अक्षर होती है वो क्या होते हैं, अनुनासिक वर्ण होते हैं। आप बताए थे प्रत्येक वर्ग का पंचवां अक्षर यानी प्रत्येक वर्ग यानी स्पर्श व्यंजन यानी को से लेकर मो तक, तो प्रत्येक वर्ग का यानी को का पंचवां अक्षर क्या होता है, अंडो पढ़ते इसको यो, मूर्धन्य, दंतन और म, ये आपका हो गया प्रत्येक वर्ग का पंचवां अक्षर, और ये पंचवां अक्षर क्या कहलाता है, अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। और इसकी संख्या कितनी है, 5। प्यारे बच्चे एक और हम लिख दिया अंग्रेजी स्वर, अंग्रेजी स्वर किसको बोलते हैं, औ को अंग्रेजी स्वर बोलते हैं। जैसे प्यारे बच्चों हम लोग हिंदी में क्या लिखते हैं, डॉक्टर, मॉल, हॉल, ये सब में आपका क्या किया गया, अंग्रेजी स्वर का प्रयोग किया गया। तो आप अंग्रेजी स्वर, क्योंकि एग्जाम हो सकता है पूछा जा सकता है इनमें से कौन आपका अंग्रेजी स्वर है या कौन सा स्वर है, तो ये आपका क्या है, अंग्रेजी स्वर है। तो अंग्रेजी स्वर को मिलाकर अगर आपसे पूछा जाएगा कि अंग्रेजी स्वर मिलाकर स्वरवर्ण की संख्या कितनी होगी, 12 होगी। लेकिन इतना डीप में आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये भी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हम जानकारी के लिए आपको बता दिए हैं। केवल आपको ये ध्यान में रखना है संयुक्त अक्षर की संख्या कितनी होती है, 4, और कौन कौन संयुक्त अक्षर है, और ये संयुक्त अक्षर किन किन वर्णों से मिलकर बनी हुई है। उसके बाद द्विगु वर्ण की संख्या कितनी होती है, 2, और ये कौन कौन है वो याद रखना है। उसी प्रकार अयोध्या वर्ण की संख्या कितनी होती है, 2, और ये कौन कौन होती है ये आपको याद रखना है। उसी प्रकार अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है, 5, ये याद रखना। और कौन कौन होती है, तो प्रत्येक वर्ग का पंचवां अक्षर क्या होती है, अनुनासिक वर्ण होती है, ये आपको याद रखना है। चलिए बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं, घोषत्व के आधार पर वर्णमाला का वर्गीकरण देखते हैं। पहले बच्चों घोषत्व के आधार पर वर्णमाला को 2 वर्गों में रखा गया है। पहला क्या है, अघोष वर्ण, दूसरा क्या आपका घोष या सघोष वर्ण। पहले बच्चों जब अघोष वर्ण को तोड़ते हैं तो अ प्लस घोष,
यानी अघोष में ओ उपसर्ग है, और ओ का अर्थ होता है बिना। ओ का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों? बिना। और घोष का अर्थ होता है कंपन, यानी जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में क्या होती है? कंपन उत्पन्न नहीं होती है। यानी ऐसे वर्ण जिसका उच्चारण स्वर तंत्रियों में बिना कंपन से होता है, ऐसे वर्ण को क्या बोला गया प्यारे बच्चों? प्यारे बच्चों, इसको याद रखना है कि आपको हम बताए थे, यानी वर्गीय व्यंजन यानी अस्पष्ट व्यंजन को क्या बोलते हैं? वर्गीय व्यंजन कहते हैं। और वर्गीय व्यंजन यानी अस्पष्ट व्यंजन को 5 वर्गों में बांटा गया। तो यानी वही अस्पष्ट व्यंजन का यानी वर्गीय व्यंजन का प्रत्येक वर्ग का जो 5 वर्ग है आपका कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, यानी उस वर्ग के पहला और दूसरा वर्ण, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण आपका क्या होता है प्यारे बच्चों? अघोष वर्ण होता है। ये ध्यान रखना। यानी प्रत्येक वर्ग का, जैसे टवर का टो ठो, चवर का चो छो, टवर का टो ठो, टोवर का टो ठो, पवर का प फो, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आपका क्या होता? अघोष वर्ण होता। उसके बाद प्यारे बच्चों, होठ छोड़कर बाकी उसमें व्यंजन, उस व्यंजन हम लोग जानते हैं प्यारे बच्चों कितनी होती है? 4। कौन कौन सा? तालव्य, मूर्धन्य, दंश और हो। हम यहाँ पे क्या बताए? होठ छोड़कर बाकी उसमें व्यंजन, यानी तीनों सौ आपका क्या होता? अघोष वर्ण होता। तो 10 और 3 कितना हो गया प्यारे बच्चों? 13। और अघोष वर्ण का जो उच्चारण होता है तो स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं उत्पन्न होती है। तो जब स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं उत्पन्न होती है तो ऐसे वर्ण को क्या बोला गया प्यारे बच्चों? अघोष वर्ण। अब हम लोग जानते हैं प्यारे बच्चों घोष वर्ण किसको कहते हैं। तो घोष वर्ण को अगर हम लोग तोड़िएगा, सघोष वर्ण को तोड़ेंगे तो स प्लस घोष, स मतलब होता है 7 प्यारे बच्चों, अघोष मतलब क्या बताए? कंपन। यानी इसके उच्चारण में, ऐसे वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में क्या होती है? कंपन उत्पन्न होती है। जब वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न नहीं होता है तो ऐसे वर्ण को प्यारे बच्चों अघोष वर्ण कहा गया। और जब स्वर तंत्रियों के में क्या होती है? कंपन के साथ वर्ण का उच्चारण होता है तो ऐसे वर्ण को क्या प्यारे बच्चों क्या बोला गया? सघोष वर्ण कहा गया। और इसकी संख्या प्यारे बच्चों क्या है? 34। तो अरे आपको याद रखना है। तो प्यारे बच्चों, प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा व पांचवा वर्ण आपका क्या होता है? सघोष वर्ण होता है। यानी कवर का तीसरा वर्ण ग ढ अंध, चौवर का जो जो यो, टोवर का डो ढो नो, तोवर का दो ढो नो, और पोवर का सॉरी यहाँ पर क्या बताया? तीसरा, चौथा और पांचवा। तो तीसरा, चौथा और पांचवा यहाँ क्या होगा? बो, भो और मो। ये आपका क्या हो गया प्यारे बच्चों? सघोष वर्ण हो गया। ठीक उसी प्रकार क्या सभी अंतस्थ वर्ण की संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों? 4। आपको बताए थे यो र ल वो एवं हो, ये भी आपका क्या होता है? सघोष वर्ण होता है। ऐसे ही आपको याद रखना है कि कौन सघोष और कौन अघोष वर्ण है, कि ये पॉइंट आपको याद रखना है। प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा व पांचवा वर्ण है ना सघोष वर्ण होते हैं। अंतस्थ व्यंजन सघोष वर्ण होते हैं। संयुक्त अक्षर सघोष वर्ण होते हैं। संयुक्त अक्षर में अक्षर, तरह, ज्यो और स्वर, ये आपका संयुक्त अक्षर है। ये भी आपका क्या होता है? सघोष वर्ण होते हैं। और सभी स्वर की संख्या कितनी है प्यारे बच्चों? 11। ये सभी 11 स्वर आपका क्या होता है? यानी सघोष वर्ण होते हैं। तो आप जब जोड़िएगा प्यारे बच्चों तो ये आपका हो गया 15, और ये आपका हो गया 4 1 कितना हुआ? 5, तो कितना हो गया? 20, और 20 4 कितना हुआ? 24, और 24 से 11 आप जोड़िएगा तो 24 से 11 कितना हो जाती है प्यारे बच्चों? 35 होती है ना? कितनी होती है? 35 होती है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा? 34 ना प्यारे बच्चों, सॉरी, यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 35। आप जोड़िएगा फिर संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों? 35 होती है। ये आपको क्या करना है? याद रखनी है। आगे हम लोग क्या करते हैं? यानी प्राणत्व के आधार पर, जैसे हम लोग पढ़े प्यारे बच्चों ध्वसत्व के आधार पर है ना वर्णमाला का वर्गीकरण। अब हम लोग देखेंगे प्राणत्व के आधार पर वर्णमाला का वर्गीकरण। यहाँ पर भी 2 वर्गों में बांटा गया, अल्प प्राण और महाप्राण। चलिए बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं? प्राणत्व के आधार पर वर्णमाला का वर्गीकरण देखते हैं। प्यारे बच्चों, प्राणत्व के आधार पर वर्णमाला को 2 वर्गों में रखा गया। पहला क्या है? अल्प प्राण, और दूसरा क्या है? महाप्राण। जब प्यारे बच्चों अब अल्प प्राण को तोड़िएगा तो अल्प प्लस प्राण से ये 2 शब्द से मिलकर बना हुआ। अल्प का अर्थ होता है कम,
और प्राण का अर्थ यहाँ होता है हवा या वायु। प्यारे बच्चों यहाँ प्राण का अर्थ क्या हुआ, हवा या वायु। यानी ऐसे वर्ण के उच्चारण में प्यारे बच्चों हवा जो होती है वो बहुत ही कम मात्रा में निकलती है। जब ऐसे वर्ण जिसके उच्चारण में हवा बहुत कम मात्रा में निकलती है उसे अल्पप्राण वर्ण कहते हैं। और अल्पप्राण वर्ण में प्यारे बच्चों ये देखा गया कि इसके उच्चारण में हमें हो टा की ध्वनि लगभग सुनाई नहीं देती है। यही आपको प्यारे बच्चों एग्जाम में पहचानने की सबसे बेस्ट तरीका है कि अल्पप्राण में हो टा की ध्वनि नहीं सुनाई देती है। अगर आप अल्पप्राण का उच्चारण कीजिएगा तो आपको इसके उच्चारण में हो की ध्वनि नहीं सुनाई देती। जैसे मान लीजिए अ का उच्चारण करते हैं तो अ में हो की ध्वनि नहीं सुनाई देती। यहीं पर अगर जैसे ट का उच्चारण कीजिए ट में अ की ध्वनि सुनाई देती है। लेकिन यहीं पर ख का उच्चारण कीजिए ख यानी हो की ध्वनि सुनाई देती है। तो जहां हो की ध्वनि सुनाई देगा उच्चारण में उसको हम लोग बोलते हैं महाप्राण वर्ण कहते हैं। और जहां हमें हो की ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अल्पप्राण वर्ण कहते हैं प्यारे बच्चों। तो इसका पहचान आप समझ गए ना, अल्पप्राण। और क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से कौन अल्पप्राण है, इनमें से कौन क्या है महाप्राण है, तो आपको क्या करना है, 4 ऑप्शन दिया देगा। तो प्यारे बच्चों जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन में बना देता हूं, इनमें से कौन अल्पप्राण वर्ण है। ठीक है प्यारे बच्चों। और आपको मैं 4 ऑप्शन देता हूं, इसमें पूछ रहा है अल्पप्राण। प्यारे बच्चों ये 4 ऑप्शन आपको मैं दिया। प्यारे बच्चों में एक क्वेश्चन क्या पूछा, इनमें से कौन अल्पप्राण वर्ण है। तो अल्पप्राण और महाप्राण अभी बताएं कि अल्पप्राण वर्ण में क्या होती है, जब उच्चारण करते हैं तो हमें होठ की ध्वनि सुनाई बिल्कुल नहीं देती, मतलब नहीं के बराबर आपको सुनाई देती है। लेकिन जब महाप्राण का उच्चारण करते हैं तो महाप्राण वर्ण के उच्चारण में क्या करें प्यारे बच्चों, हमें यानी होठ की ध्वनि सुनाई देती है। तो जिस वर्ण के उच्चारण में होठ की ध्वनि सुनाई देती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी ऐसे वर्ण को हम लोग महाप्राण वर्ण कहते हैं। जिसके उच्चारण में होठ की ध्वनि सुनाई नहीं देती है ऐसे वर्ण को हम लोग क्या कहते हैं, यानी अल्पप्राण वर्ण कहते हैं। तो इसमें पूछा गया कौन अल्पप्राण वर्ण है, तो हमें कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, हमें इस 4 ऑप्शन को उच्चारण करेंगे। जिसमें अगर होठ की ध्वनि सुनाई देगा वो महाप्राण हुआ, जिसमें नहीं सुनाई देगा वो हमारा अल्पप्राण है। अब इसका उच्चारण कीजिए प्यारे बच्चों, ख में होठ की ध्वनि सुनाई देती है, ये इसलिए ये क्या होगा, अल्पप्राण नहीं होगा। घ में होठ की ध्वनि सुनाई देती है, इसीलिए ये भी बच्चे घ भी हमारा यानी अल्पप्राण नहीं होगा। ब में अ की ध्वनि सुनाई देती है। आप ब का उच्चारण कीजिए तो आपको किसका ध्वनि सुनाई देता है, यानी अ की। तो इसीलिए आपका इसमें क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही आपका, यानी ब आपका यानी क्या हुआ, अल्पप्राण वर्ण है। झ में हो की ध्वनि सुनाई देती है, इसीलिए आपका क्या है, महाप्राण है। और इससे बेस्ट तरीका और क्या बच्चों, अगर ये नहीं होता है तो सबसे अच्छा बेस्ट तरीका क्या है, आप सबका इंग्लिश कर लीजिए, आप सबका इंग्लिश बना लीजिए। तो का इंग्लिश क्या होता है, के एच। घो का इंग्लिश क्या होता है, जी एच। और बो का इंग्लिश क्या होता है, बी। और झो का इंग्लिश क्या होता है, जे एच। तो प्यारे बच्चों जिसके इंग्लिश में एच आएगा वो आपका महाप्राण होगा, और जिसके इंग्लिश में एच नहीं आएगा वो अल्पप्राण होगा। अगर आपको क्वेश्चन, क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव फिक्स रहता है आपको बिहार बोर्ड में, चाहे वो 10th का बच्चे के लिए हो या 12th के बच्चे के लिए हो, एक अल्पप्राण और महाप्राण से एक ऑब्जेक्टिव फिक्स रहता है। इसे आप लोग अच्छे से ध्यान से देख लीजिए और इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। मैं आपको क्या बताया हूं, आपको ये नहीं पूछेगा क्या अल्प कितनी होती है, क्या, सिर्फ आपको ऑप्शन हमसे बनना चाहिए, क्वेश्चन हमसे बनना चाहिए। तो अल्पप्राण और महाप्राण का एक ही तरीका है प्यारे बच्चों, कि जो ऑप्शन दिया है उस ऑप्शन का इंग्लिश आप कर लीजिए। जिसके इंग्लिश में एच आएगा वो महाप्राण होगा प्यारे बच्चों, और जिसके इंग्लिश में एच नहीं होगा वो आपका क्या होगा, अल्पप्राण होगा। ठीक है प्यारे बच्चों। आप सवाल उठता है कि सर चो का उच्चारण, चो में सी, चो का इंग्लिश क्या होता है, सी एच। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों अगर हम यहाँ पर आपको वो ना देते क्या देते, चो देते, और इसका इंग्लिश सी एच होता,
तो आप बोलते हैं सर सबके इंग्लिश में सबके अक्षर में आपका क्या आ रहा है, एच आ रहा है, इसमें तो अल्पप्राण है ही नहीं। नहीं प्यारे बच्चों, चो आपका अल्पप्राण है, क्योंकि चो का उच्चारण कीजिए तो यहाँ पर आपको एच दिख रहा है, लेकिन चो का उच्चारण कीजिए, चो में ओ का उच्चारण हो रही है, हो की उच्चारण, क्योंकि मूल परिभाषा क्या है आपको क्या पता है, चो में जब उच्चारण कीजिएगा तो इसके उच्चारण में यानी कम वायु निकलती है, और महाप्राण में मतलब महा प्लस प्राण यानी अधिक प्लस, यानी जिसके उच्चारण में अधिक हवा निकलती है उसे महाप्राण। तो चो में कम हवा निकलती है और चो के उच्चारण में होती ध्वनि सुनाई नहीं देती है, इसीलिए आपका अल्पप्राण है। तो चो में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है ना। चो को लेकर ये सर इसमें एच आया तो सर बताए हैं कि जिसमें एच होगा वो प्राण होगा, आप चो वाला पर ध्यान दीजिएगा। हाँ, बाकी जिसमें एच आएगा वो आपका महाप्राण होगा, और जिसमें एच नहीं आएगा वो आपका क्या, वो अल्पप्राण है। तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। आपका 2 नंबर अल्पप्राण से पूछेगा, ये अल्पप्राण और महाप्राण से पूछेगा, ये आपको आपके 2 नंबर फिक्स है, इसीलिए इस तरीके को आपको क्या कीजिएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा आप अल्पप्राण और महाप्राण के बारे में और जान लेते हैं कि ऐसे वन के उच्चारण में हौ का की ध्वनि सुनाई नहीं देती है, नहीं बिल्कुल सुनाई नहीं देती है। प्रत्येक वर्ड का पहला, तीसरा और पांचवा, प्रत्येक वर्ड का पहला, तीसरा और पांचवा अंतःस्थ व्यंजन, जितने भी चारों अंतःस्थ व्यंजन और सभी स्वर, ये आपका क्या होते हैं, अल्पप्राण वर्ण होते हैं, ये आपका क्या होते हैं, अल्पप्राण वर्ण होते हैं। तो प्यारे बच्चों अगर इसको जोड़िएगा तो 5 या 15, 15 4 19, 19 11 कितना हो गया आपको 30, ठीक है ना। तो कितने हो गया 30, यानी 15 और 4 19 और 11 कितना हो गया 30, यानी अगर इसकी संख्या बच्चे कितना पूछेगा 30, और इसकी संख्या अगर प्यारे बच्चों देखिए इसमें हम संयुक्त अक्षर ले लिए, लेकिन अगर आपको इसकी संख्या 14 रहेगी, 14 क्यों, क्योंकि संयुक्त अक्षर को छोड़कर। अगर हम मूल व्यंजन की बात करेंगे तो मूल व्यंजन कितने हैं प्यारे बच्चों, 44 है। तो 44 में 30 आपका अल्पप्राण हो गया, तो बचा होगा कितना 14 ही ना। तो इसकी संख्या कितनी होगी 14, और नहीं और उसके बाद संयुक्त अक्षर ले लेंगे तो ये कितने हो जाएंगे 18। अगर अब बच्चा आपसे ये पूछा जाएगा कि सर इसमें कैसे आप 14 भी बता रहे हैं 18 भी बता रहे, तो क्या है देखिए मूल रूप से आगे पूछेगा ना, मूल रूप से महाप्राण वर्ग की संख्या कितनी है तो आपको 14 मानना है, अगर कोई पूछना है तो आपको कितना मानना है 18। उसी प्रकार आपके प्यारे बच्चों जैसे आप लोग घोष और है ना यानी अघोष वर्ण पढ़े थे, यानी तो घोष की वैसे मूल रूप से संख्या कितनी होती है, घोष का मूल रूप से 33 ही 31 ही होती है, और आपको हम बताए कितना 35 बताए। तो यानी मूल रूप से आपका है ना, क्योंकि घोष होता है आपका, अघोष होता है 13 और 44 में से 13 घटा दिए कितना हुआ 31, तो यानी 31 और प्लस 13 मिलकर कितना हुआ 44। ये जब इसकी संख्या पूछ लेती है मूल रूप की बात हो रही है, क्योंकि मूल वर्ण कितने बताए 44, इन 44 वर्णों को घोष और अघोष में बांटा, उसके बाद जो 44 है उसको महाप्राण और अल्पप्राण में बांटा। अगर हम जब यानी संयुक्त अक्षर को भी शामिल कर लेते हैं तो इसकी संख्या क्या होती है बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं खाना है आप लोग को। तो अभी हम लोग देखे, अब महाप्राण के बारे में देख लेते हैं। तो ऐसे वर्ण के उच्चारण में हो टाट की ध्वनि सुनाई देती है। प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण आपका क्या होता है महाप्राण वर्ण होते हैं, उष्ण व्यंजन महाप्राण वर्ण होते हैं, संयुक्त अक्षर आपका महाप्राण वर्ण होते हैं। तो प्यारे बच्चों ये सारा पॉइंट याद रखने से अच्छा है कि हमें सिर्फ यही ध्यान रखना है कि जिस वर्ण के उच्चारण में हो की ध्वनि सुनाई दे वो महाप्राण वर्ण होंगे, जिस वर्ण के उच्चारण में हमें हो की ध्वनि सुनाई ना दे उसे हम लोग क्या बोलते हैं अल्पप्राण वर्ण कहते हैं। या प्यारे बच्चों सबसे अच्छा बोले कि अगर एग्जाम में पूछा जाएगा इनमें से कौन अल्पप्राण है महाप्राण है, तो कुछ नहीं करना है, सबका इंग्लिश बना लीजिएगा। तो जिसके इंग्लिश में एच आएगा वो आपका महाप्राण वर्ण हो जाएगा, और जिसके इंग्लिश में एच नहीं आएगा वो आपका अल्पप्राण हो जाएगा, ठीक है। तो आपको है ना सारे वर्णमाला में जितने भी था हमने आपको बता दिया, इससे बाहर आपको बोर्ड में एक ही नहीं रहेगा, और बच गया आपका उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान के लिए हम एक अलग से वीडियो आप लोग को बनाते डालेंगे, वो उच्चारण स्थान आप देखिएगा। उच्चारण स्थान का ऐसा एक आपको है ना अभी तक आप ना पढ़े होंगे, और यूट्यूब पर भी आपको किसी भी टीचर द्वारा ऐसा टीक ना बताया गया, कि इसीलिए उच्चारण स्थान का आप लोग वेट कीजिए, जल्दी में आप लोग के लिए उच्चारण स्थान का भी वीडियो जल्दी अपलोड करूंगा। तब तक के लिए
धन्यवाद। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना